राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम बताइए जो बने। क्या नाम बताएंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। ठीक है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की बात करें, क्या नाम है इनका? भजन लाल शर्मा है, याद रखिएगा। ठीक है, बाद में पहली बार विधायक बने। ठीक है, भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा जो कि राजस्थान के मतलब क्या होंगे, तो उप मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दो होंगे। ठीक है, एक दिया कुमारी और दूसरा एक प्रेमचंद्र प्रेमचंद बैरवा। बैरवा। क्या नाम है इनका? तो प्रेमचंद्र बैरवा प्रेमचंद। जो होंगे वहां के उप मुख्यमंत्री होंगे। विधायक की बात करेंगे, विधायक वासुदेव वासुदेव देवनानी विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो राजस्थान से तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो भजन लाल शर्मा जो कि विधायक दल के नेता होंगे। ठीक है, दिया कुमारी और प्रेमचंद वर्मा की बात करेंगे जो कि उप मुख्यमंत्री होंगे। और स्पीकर की बात करेंगे तो विधानसभा का स्पीकर पुनः वासुदेव देवनानी होंगे। ठीक है, भजन लाल शर्मा के बारे में जान लेते हैं। 55 वर्ष की उम्र है, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। विधानसभा की बात करेंगे, सांगानेर सांगानेर जयपुर से मतलब चुनकर आते हैं। भजन लाल शर्मा मूलतः भरतपुर के रहने वाले, वह प्रदेश महामंत्री के पद पे भी काम कर चुके थे। आप चलते विधानसभा के बारे में देखेंगे तो राजस्थान विधानसभा में आपको सीट की संख्या कितनी है, टोटल कितनी सीट पे चुनाव हुआ है वहां पे, जो भी हो, लेकिन भाजपा को कितना मिला है? ठीक है, भाजपा को कितना मिला है तो आपको ध्यान में रखिएगा 115 सीटें मिली है। और कांग्रेस की बात करेंगे तो 70 सीट राज्यसभा मिली तो है। विधानसभा अब 200 है। ठीक है, राजस्थान में हाँ तो 200 होगा। हाँ, राजस्थान में 200 है। ठीक है, अब बसपा को कितनी मिले? 200 सीटें मिले, तो कितना हो जा रहा है? 115, यहाँ पे 70, यहाँ पे 2 और 2 7 7 एक 8 13, 187 हो जा रहा था। 13 होगा, निर्दलीय लोग होंगे 13। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किन्होंने लिए? क्या नाम है उनका जिन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्या बताएंगे? तो उनका नाम है क्या? लाल दहुमा। क्या नाम है उनका? लाल दहुमा। लाल मिजोरम के बहादुर। मतलब क्या बने? तो मुख्यमंत्री बने हैं। वो जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेबी जेडपीएम के नेता है। ठीक है, किस पार्टी के नेता है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता है। उन्हें राज्यपाल हरि बाबू, ठीक है, हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल का नाम क्या है? क्या नाम है उनका राज्यपाल का नाम? हरि बाबू कंभनपति ने, ठीक है, 8 दिसंबर, ठीक है, 2023 को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। ठीक है, बाकी मिजोरम में 40 सीटें हैं जिसपे हुए चुनाव में जेबीपीएम ने मतलब 27 सीटें जीती। ठीक है, मिजोरम अपवाद में आता है, ध्यान में रखिएगा। किसी भी विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुसार 60 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी सीटें हैं? मात्र 40 सीटें हैं। ठीक है, लाल दहुमा के बारे में जान लेते हैं। तो ये मतलब लाल दहुमा पूर्व में आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस को सर्व कर चुके हैं। वह पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी भी संभाल चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखें। 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद की बात करेंगे तो लाल दहुमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो कांग्रेस सांसद भी रह चुके हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मोहन यादव साहब जो है मध्य मोहन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, उसको भी देख लेते हैं। तो 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के, ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, दो व्यक्ति जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला, ठीक है, डिप्टी सीएम बनेंगे। जो उज्जैन दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। यादव 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिनके एबीपी, ठीक है, बीजेपी का स्टूडेंट विंग का नाम क्या है? तो एबीपी है। ठीक है, अपने राजनीतिक करियर की मतलब शुरुआत की। 2013 में पहली बार विधायक बने। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए। इनकी भी उम्र की बात करेंगे तो इनकी भी उम्र कितनी? 58 वर्ष है। पढ़े लिखे हैं, एलएलबी है, एमए है, एमबीए है और साथ में एमबीए भी है और पीएचडी भी है। ठीक है, विधानसभा की कितने सीटें मिली? ठीक है, तो भाजपा को 163 सीटें मिली और कांग्रेस को कितना था? 66 सीटें मिलती है। भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीटें आपको प्राप्त होती है। ठीक है, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम किसे बनाया गया था? विष्णुदेव सहाय को बनाया गया है। विष्णु। उम्र की बात करें 59 साल उम्र है, पेशा से किसानी है। 1989 में सरपंच बनने से राजनीति की शुरुआत की। ठीक है, 1989 में सरपंच बने और उसी साल इनकी राजनीति की राजनीति की मतलब शुरुआत होती है। पहली बार विधायक की बात करेंगे तो 1990 में पहली बार विधायक बने। वो छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री है। इससे पहले रमन सिंह और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था तो बता ही देंगे आप लोग, बताने की तो कोई दिक्कत नहीं। 2000 में राज्य बनता है। इससे पहले मतलब मुख्यमंत्री मतलब कौन रहा है? इसके पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह रहा है। रमन सिंह के बाद भूपेश बघेल बने। ठीक है, ये तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। अगर पूछेगा पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बना छत्तीसगढ़ का, तो विष्णुदेव सहाय। ठीक है, विधानसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली? भाजपा ने 54 सीटें जीती, कांग्रेस ने 35 सीटें जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीटें यहाँ पे उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको।
आगे की बात करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। रेड्डी साहब जो थे तेलंगाना का मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिया है, ठीक है। यूके रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी इनका नाम है, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक। अनुमूलन रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी, ठीक है। रेवंत रेड्डी इनका नाम है, ठीक है। पूरा नाम अनुमुला रेवंत रेड्डी, ठीक है। ध्यान रखें, रेड्डी देख के गलत मत मार दीजिएगा। कांग्रेस के नेता है ये। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना का मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है। मल्लू भट्टी ब्रीकर्मा, ठीक है, क्या नाम है, मल्लू भट्टी ब्रिकमार्क उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें राज्यपाल तमिल सौंदरराजन ने शपथ दिलाई। तेलंगाना विधानसभा के बारे में बात करेंगे। 2023 में कांग्रेस को बहुमत, विधानसभा में कांग्रेस के 64 और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, ठीक है, बीआरएस की बात करेंगे तो इनको 39 सीटें मतलब क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। रेवंत रेड्डी के बारे में जान लेते हैं। इनकी उम्र की बात करें, 56 वर्ष इनकी उम्र है। पूरा नाम क्या है, अनुमुला रेवंत रेड्डी है, ठीक है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो ध्यान में रखें, कांग्रेस को 65 सीटें मिली, बीआरएस को मतलब 39 सीटें मिली। भाजपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और एआईआईएम से अधिक सीटें प्राप्त की, ठीक है। 8 सीटें प्राप्त की। एआईएम पार्टी है किसकी, ओवैसी की पार्टी है, इसे मात्र 7 सीटें मिलती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसलों को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था, कब हटाया था बताइए, 370 को राष्ट्रपति ने कब हटाया था, तो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है 370 को हटाना मतलब क्या है, संवैधानिक कानूनों के प्रावधान के अधीन रहकर किया गया है, ठीक है। अब इस पे किसी भी तरह का कोई भी डिबेट नहीं रह गया, क्योंकि भारतीय संसद के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी मोहर लगा दी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था, 5 अगस्त 2019 को हटा दी थी। राष्ट्रपति के फैसले के जरिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से मतलब 370 को हटा दिया। इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ बनाई थी, ठीक है। संवैधानिक पीठ में कितने जज थे, 5 न्यूनतम संवैधानिक पीठ जो बनेगा ना उसमें 5 जज होना ही चाहिए, ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ की बात करें, 13 जज का पीठ जो था, ठीक है, जो केशवानंद भारती मामले में बना था, जो कि सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ था, ठीक है। संवैधानिक पीठ में 5 जज होना चाहिए। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा से हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं, ठीक है। मतलब कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने का केंद्र सरकार का फैसला मतलब क्या रहेगा, तो बरकरार रखेगा, किसी भी तरह की इसमें बदलाव नहीं होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है, विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिए गए 30 सितंबर 2024 तो वहां पे विधानसभा की चुनाव होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का हवाला देकर फैसला दिया, आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, क्या था, अस्थायी प्रावधान था, ठीक है, फिक्स नहीं था, अस्थायी नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। किन मुद्दों पे बहस हुई, तो आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या असंवैधानिक है। दूसरा, संविधान के मुद्दे पे बात हुई, क्या संसद और राज्य की शक्ति की बात हुई, राष्ट्रपति का आदेश को लेकर बात हुई, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लेकर बात हुई, या विशेष राज्य को दर्जा को लेकर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जो था 6 पॉइंट में उन्होंने फैसला को समझाया, उसको देखिए। अब 6 पॉइंट में उनके फैसला को समझिए, ठीक है। आर्टिकल 370 के स्टेटस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतिम व्यवस्था थी, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति आज भी क्या है, मौजूद है, ठीक है। उसके बाद सरकार ने, उसके सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पॉइंट में समझिए इसको, सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के निर्णय पे आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले भी मतलब वैधता को भी बरकरार रखते हैं। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को, ठीक है, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगा। ऐसे तो केंद्र का कोई भी फैसला होगा, कोई भी उसे मानेगा नहीं, कोर्ट में चुनौती दे देगा। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह मुश्किल खड़ी हो रही तभी इसे चुनौती दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के यूटी के स्टेटस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों के अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, जो कि सभी राज्यों का प्राप्त है वही मतलब इसको भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, जो कि कब तक बहाल किया जाएगा, तो कब तक बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा,
तो 2024 तक 30 सितंबर 2024 तक बहाल कर दिया जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर में सितंबर तक चुनाव हो जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राष्ट्रपति के आदेश पर बात हुई, आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो अपने मर्जी से फैसला ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे और क्या प्रश्न निकल कर रहा है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा पे। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के सभी भी, ठीक है, परमानेंट बॉडी मानने का इरादा नहीं था। यहाँ पे सुनिएगा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया, जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया था, उसका भी अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते जम्मू कश्मीर के चुनाव पे आते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव करा। चुनाव आयोग को यह आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का इतिहास की बात, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इनको विशेष दर्जा 1957 में मिला था ना, उस पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने विलय नहीं किया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबलाई लड़ाकों ने कश्मीर पे हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तब भारतीय सेना कबलाई लड़कों को खदेड़ने लगी। ठीक है, 31 दिसंबर 1948 को लड़ाई खत्म हुई। जम्मू कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के पास था और लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास था। 17 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ। कब हुआ, 1949 में। 17 अक्टूबर 1949 को 370 भारतीय संविधान में शामिल हुआ, राष्ट्रपति के आदेश थे, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। यहीं से शक्ति मिलती थी। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होने या नहीं है, इसे तय करना था। ठीक है, अब बात करेंगे 14 मई 1954 को भारत संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य के विधानसभा को दी गई। ठीक है, अस्थायी निवासी कौन होगा, इसको तुम डिफाइन करो। उसके बाद ही 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दी गई। ठीक है, 1957 में जम्मू कश्मीर को संविधान बना और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा ने जो संविधान सभा को बनाया था, उसको भंग कर दिया गया। समझ गए, तो ये पूरा इतिहास था जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो ये हमें बहुत डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स को पढ़ेंगे तभी जाके आपका कल्याण हो सकता है। बाकी देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले 10 लोग थे वो निकल लिए। ठीक है, तो उनका कल्याण वहीं तक सीमित है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा जब तक आप डिटेल्स को नहीं पढ़ोगे तब तक। ठीक है, तो बढ़िया, बहुत अच्छा डिटेल्स था, कुछ तारीख थी, और इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर देता हूँ। तो ये वाला जो क्लास होता है ना, इसका वीडियो कम से कम आप लोग देख लिया कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं 3 तरह का करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। एक तो बहुत बेसिक जो कि सवेरे में चलता है, उसका मिड डिटेल्स जो कि मेन ग्रुप में चलता है, उससे भी अगर डिटेल्स में पढ़ना जो कि बीपीएससी लेवल का, तो फिर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर चलता है, इसके लिए पेड ग्रुप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लेवल का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आया, ताकि करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की, तो ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है सत्य और सुलह आयोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए, ठीक है, कौन सा आयोग बनाया था, सत्य और सुलह आयोग। ठीक है, सत्य और सुलह, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि सत्य पे काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना के निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के दशक में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का आदेश दिया है। जस्टिस एस के कौल ने अपने सहमति वाले फैसले में राज्य और गैर राज्य एक्टर, सरकारी तंत्र और आतंकवादी दोनों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए आयोग की स्थापना दी है। सरकार ने भी किया था और गैर एक्टर्स ने भी किया था। गैर एक्टर्स मतलब आतंकवादी। ठीक है, न्यायमूर्ति कौल ने कहा, यह सरकार पर निर्भर है कि वह यह तय करे कि आयोग का गठन कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आयोग को आपराधिक अदालत नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आयोग को आपराधिक अदालत नहीं बनाना चाहिए, इसके बजाय बातचीत के लिए एक मंच, मतलब क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ऐसे आयोग लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कई देशों में स्थापित किए गए हैं और उनका उद्देश्य मानव अधिकारों की हनन की जांच करना है। आंतरिक सशस्त्र संघर्षों के बाद, ठीक है, समुदायों के बीच, मतलब क्या करना है, तो शांति बहाल करना है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल ने भी, ठीक है, अतीत में, ठीक है, सत्य आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो सत्य और सुलह आयोग आपको ध्यान में रखेंगे। यह आयोग अपराधों के लिए अभियोजन और सजा के बजाय पीड़ित और हिंसा अपराधियों को दोनों को जानकारी और सबूत इकट्ठा करने को प्राथमिकता देते, सजा देने में विश्वास नहीं करते। तेलंगाना के नए उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे, बता ही दें, अनुमुला रेवंत रेड्डी साहब है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे और भी पीछे जो 7 दिसंबर को उनको शपथ दिलाया गया।
ध्यान रखें, उन्होंने राज्यपाल तमिल सौंदरराजन ने शपथ दिलाई, ये सारी चीजें बता दी। तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इनके 2 कार्यकाल तक के, ठीक है, चंद्रशेखर राव सीएम रह चुके हैं, ठीक है, 2 वर्ष 10 वर्षों तक लगातार सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव रखे। इनके पार्टी का नाम क्या है? बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या नाम है इनका? तो क्या नाम है इनका? ठीक है, अनुमुला रेवंत रेड्डी। अगर बात करेंगे वीसी कौन बने हैं, ठीक है, वाइस वाइस चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मल्लू भत्ती ब्रिक मार्क। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, रेवंत रेड्डी के बारे में हम लोगों ने सब कुछ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, अगर इन्होंने शुरुआत कैसे की थी ध्यान में रखें। इनकी बात करें करियर की शुरुआत भाजपा के स्टूडेंट विंग एबीपी से ही हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2007 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद में आंध्र प्रदेश अविभाजित, आंध्र प्रदेश अब तो विभाजन हो गया ना। अब सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व पर वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में टीडीपी के टिकट पे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, कोडंगल विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के 5 बार के विधायक, ठीक है, गुरुनाथ रेड्डी को हरा दिया। नायडू ने उन्हें आंध्र प्रदेश विधानसभा पार्टी का नेता भी बना दिया। 2014 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, कैश पर वोट के एक रिश्वत कांड में संलिप्तता के सामने के बाद उन्होंने टीडीपी को छोड़ दिया। 2007 में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल हो गए। 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने, ठीक है, मलका नगरी सीट से चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। जून 2021 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें सीनियर नेता, ठीक है, एन उत्तम रेड्डी की जगह तेलंगाना की कमान सौंपी। ठीक है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। ठीक है, 7 दिसंबर 2023 को मतलब क्या बने? तो देश मतलब कांग्रेस मतलब तेलंगाना के मतलब क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में विजेता दल कांग्रेस भाजपा को कितनी सीटें मिली है? तो भाजपा ने 130 सीटें जीती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल सीट कितनी है? तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट 230 है। ठीक है, 18 साल तक शिवराज सिंह सत्ता में रहे थे। कितने वर्षों तक रहे थे मामा जी का सत्ता? कितने वर्षों तक? 18 साल तक उनका सत्ता में रहने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। ठीक है, भाजपा को लगभग 2/3 बहुमत मिला। ठीक है, भाजपा को पिछली बार से 7.53% की बात करेंगे तो ज्यादा वोट शेयर मिला। ठीक है, किसे कितनी सीट मिली? तो कांग्रेस को 66, भाजपा को 163, आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीटें मिली। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान का चुनाव। राजस्थान के चुनाव में 2023 में विजेता दल भाजपा को कितनी सीटें मिली? तो इनको 115 सीटें मिलती है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें कितनी सीट है? तो 200 सीट है, जिसमें से कितने सीट पे चुनाव हुए? तो 199 सीट पे मतलब चुनाव होते हैं, और एक सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव क्या होगा? बाद में होगा। ठीक है, यह कांग्रेस की सरकार, यह कांग्रेस की सरकारी थी। अब बीजेपी ने जीत, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहाँ भाजपा को मतलब, ठीक है, पहले के कंपेयर में 2.92% वोट बढ़ा। हालांकि कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत 0.23% बढ़ा, लेकिन बीजेपी से मतलब कम थी। किससे कितनी सीटें मिली? टोटल 200 सीटों पे, 199 सीट पे चुनाव हुआ। ठीक है, सीटों की संख्या कितनी है? 200 है, जिसमें से भाजपा को 115 मिला, कांग्रेस को 70 मिला, बसपा को 2 सीटें मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ। यहाँ पे विजेता दल फिर से यहाँ पे भाजपा रही। भाजपा को कितनी सीट मिली? तो यहाँ पे 54 सीट मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीटें कितने? 90 सीटें हैं। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें किस पार्टी को कितनी सीट मिली। तो भाजपा को 54 सीटें मिली है। ठीक है, 90 सीटें में से भाजपा को कितनी सीटें मिली है? 54 सीटें मिली है, और कांग्रेस को मात्र 35 सीटें मिली है। बसपा को फिर भी यहाँ पे 1 सीटें मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीनों राज्य, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? हिंदी बेल्ट राज्य बोले जाते हैं। हिंदी बेल्ट जहां पे मतलब हिंदी भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था अपना? 5 गो राज्य में जो चुनाव जो हुआ है, इसके लिए किसे बनाया था चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर? तो राजकुमार राव जी को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। न्यूटन फिल्म आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगल में, जो कि मतलब नक्सलवादी इलाका था, वहां पे चुनाव किस प्रकार से कराया गया था, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्म में परिदृश्य किया है। ठीक है, तेलंगाना की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो इन्होंने 65 सीटें जीती है। ठीक है, तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटें की बात करेंगे 119 सीटें हैं। यहाँ बीआरएस और एआईएम की सरकारें थी। ठीक है, पहले किसकी सरकार थी? बीआरएस की सरकार थी, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, जिनके नेता कौन है? चंद्रशेखर राव रेड्डी। ठीक है, एआईएम की नेता की बात को ओवैसी 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 जो थे, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने बहुमत हासिल की, कांग्रेस को 65 सीटें मिली, बीआरएस को 39 सीटें मिली, और भाजपा 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। ठीक है,
और अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा भाजपा का, भले ही सरकार नहीं बना लेकिन पिछले साल की कंपेयर में सीट ज्यादा भाजपा को मिला। मिजोरम विधानसभा चुनाव भी 2023 में होता है। राजनीतिक दल को बहुमत है जेपीएम, ठीक है, जेपीएम। जेपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है याद कर लीजिए, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। क्या होता है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है। इनके नेता का नाम क्या है? तो इनके नेता का नाम लाल दहुमा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिजोरम में चुनाव से पहले मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। मिजोरम में पहले बीजेपी और एमएनएफ की सरकार थी, ठीक है। अब इससे ज्यादा सीटें जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने हासिल की है। कांग्रेस ने लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को 2023 में पारित किया। इसे जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटें का प्रावधान, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कितनी सीटें यहाँ पे रहेगी, ठीक है, यहाँ 114 सीटें रहेगी। कितनी सीटें रहेगी? जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या कितनी होगी? 114 होगी। पहले की बात करेंगे 160 सीटें थी पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में, सीट की संख्या कितनी? वीवीआई है, कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। अब बढ़ाकर मतलब कितना कर दिया गया? 114 कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 2023 पारित किया। इसमें जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 114 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर 2024 से पहले वहां पे मतलब विधानसभा का इलेक्शन आपको करवाना है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 दिसंबर में नई दिल्ली में संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में यह बिल पेश किया। यह बिल लोकसभा से पास हो गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑब्जर्व कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें का प्रावधान किया? 24 सीटें। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आप 114 सीटें जो रहेगी वो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो है, ठीक है, कश्मीर वहां पे, ठीक है, 24 सीटें जो रहेगी पीओके में रहेगी। मतलब टोटल मतलब कितना है? 4 4 8 2 1 3, 138 सीट का प्रावधान किया गया, जो कि अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर वहां पे जो विधानसभा बनेगी वहां पे 114 सीटें। अब पीओके में कितने सीटें? तो 24 सीटें रहेगी। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, समझ गए। अब आते कहाँ कितनी सीटें थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जम्मू में आप कितनी सीटें होगी? 43 सीटें होगी। जहां पे पहले कितनी सीटें थी? तो पहले 37 सीटें थी, तो इसको बढ़ा के 43 किया गया। कश्मीर की बात करेंगे 47 सीटें अब होगी, जो कि पहले कितनी सीटें थी? तो पहले मतलब 46 सीटें थी। तो जम्मू में कितने सीटें, कितने सीटें? 43। और कश्मीर में कितनी सीटें? 47 सीट होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई, क्योंकि पीओके किसका है? हमारा है, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में बिल में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 प्लस मतलब क्या कर दिया गया? 24 कर दिया गया। फिर 4 9 2 11 मतलब टोटल कितनी सीटें होगी? 114 सीटें होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिसमें से 114 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले, ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में विस्थापित लोगों और अनुसूचित जनजातियों, एससी और एसटी की सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। मतलब यहाँ पे, ठीक है, जो लोग विस्थापित हो गए, ठीक है, जो लोग विस्थापित हो गया है, अनुसूचित जनजाति, एसटी एसटी सबके लिए मतलब सीटों का आरक्षित करने का प्रावधान। मैंने ऊपर में एक चीज गलत बताया, उसको सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो 114 सीटें जो है ना, इसमें 24 सीट इंक्लूड है, ठीक है, टोटल 138 नहीं है। 90 प्लस 24 का डाटा है, टोटल 114 है, ठीक है, जिसमें से पीओके का मतलब 24 भी इंक्लूड है, ठीक है। पीओ का मतलब क्या है? 24 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। 90 में मतलब बात करेंगे जम्मू के लिए 43 है, ठीक है, इसके लिए 47 है, ठीक है। 7 3 10 8 8 9 90 सीटें हो गया, जो कि हमारे पास रहेगी। और 24 सीटें जो है पीओके के लेकर है, ठीक है, तब जाके 114 होता है। 114 केवल मैंने इसका बता दिया था, इसलिए मैंने इसको सुधार दिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 160 सीट पहले थी, अब जाके 114 हो गया, जिसमें से जम्मू के लिए कितने होंगे? बोलिए, जम्मू के लिए तो 43, और कश्मीर के लिए कितने होंगे? तो 47 होंगे, ठीक है। टोटल मिला के 90 सीटें होती है। 24 सीटें कहाँ के लेकर आएंगे? तो पीओके, क्योंकि पीओके किसका है? पीओके हमारा है, ठीक है। और टोटल सीटें कितनी हो गई? तो टोटल सीटें हो गई 114, ठीक है। और साथ में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहां पे जो लोग निर्वासित थे, जिनको विस्थापित होना पड़ा था, वहां के माहौल को देखते हुए अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति है, सबको मतलब सीटों की आरक्षित करने की बात की गई, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की बात करें, 2023 प्रस्तुत किया गया। यह बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन करता है। यह एक जम्मू और कश्मीर राज्य और जम्मू कश्मीर विधानमंडल के साथ और लद्दाख विधानमंडल के बिना, ध्यान में रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन करने का प्रावधान करता है। मतलब जम्मू कश्मीर में क्या होगा? तो विथ विधानसभा, ठीक है। लद्दाख में क्या होगा? विदाउट विधानसभा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना डिटेल्स में आपको बता रहा हूं ना, इतना आप कर लेंगे, आपको किसी भी एग्जाम में एक भी सिंपल करंट अफेयर्स भी नहीं छूटेगा। हालांकि मैं इससे भी डिटेल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी प्री एमएमएंस के लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, और इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप लोग अगर हमारे चैनल से ज्वाइन है तो, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन है, नहीं ज्वाइन है तो मैं चैनल को लिंक दे रहा हूँ, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए।
और या फिर वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ऊपर में देखिए पिन किया हुआ, वहाँ पे यूट्यूब का लिंक है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। ताकि आप फ्री टाइम में रिवीजन कर, देखना भी नहीं है, बस आवाज को सुन लेना है। इतना डिटेल्स में एक एक लाइन बता दिया हूँ, so आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। वह 2026 तक जीरो टेरर प्लान है, ठीक है। जीरो टेरर प्लान मतलब जो एक भी सिंपल भी मतलब आतंकवादी का कोई भी घटना नहीं होना चाहिए 2026 तक, ठीक है। गृह मंत्रालय ने जीरो टेरर प्लान कंप्लीट एरिया, ठीक है, डोमिनेशन डोमिनेशन प्लान बनाया, यह 2026 तक 100% लागू हो जाएगा। आर्टिकल 370 को कब खत्म किया गया, तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया। किसने किया, ठीक है, ध्यान रखिए, सरकार ने नहीं, राष्ट्रपति ने, ठीक है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले 370 को प्रभावहीन किया, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से हुआ था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आता है 2023 में, लोकसभा में एक और विधेयक पास हुआ। यह बिल जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन एक्ट 2004 में मतलब क्या करता है, संशोधित करता है। यह एक्ट अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी की अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग बीसी के सदस्यों को जॉब्स और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करेंगे, जो कि मनोज सिन्हा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाजीपुर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, रेल राज्य मंत्री भी रहे थे। आखिर बोलेगा जम्मू कश्मीर का पहला एलजी का नाम बताइए, तो पहला एलजी जो जम्मू कश्मीर के बने थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था? जीसी मुर्मू। नहीं, ऋषि मुर्मू से पहले उनका नाम था क्या, जो कि अभी बीजेपी के खिलाफ खूब बोलते हैं? सत्यपाल मलिक, क्या नाम था? सत्यपाल मलिक, ठीक है। उसके बाद मुर्मू साहब बनते हैं, और मुर्मू साहब के बाद मनोज सिन्हा। राज्यसभा में डाकघर विधायक, क्या? ये तो बिहार के राज्यपाल भी थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, मेघालय के भी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, और सत्यपाल मलिक आपको यहाँ का भी राज्यपाल है, गोवा के भी राज्यपाल रहे, ठीक है। राज्यसभा ने राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 को पारित कर दिया। कानून बनने पर विधेयक किस वर्ष बने, भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेगा, ठीक है। तो 1998 में, ठीक है, भारतीय डाकघर अधिनियम जो कानून जो बना था उसकी जगह पे जगह ले लेगा, ठीक है। संसद ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 4 नवंबर 2023 को डाकघर विधेयक 2023 पारित हुआ। इसमें 125 साल पुराने डाकघर अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से सरकार देश की डाकघरों संबंधित कानून में कई अहम मतलब क्या करेगी, तो संशोधन भी करेगी, ठीक है। 4 मिनट और क्लास होगा करंट का, उसके बाद हम लोग जीके पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, आधा घंटा प्रतिदिन चलता है। आगे चलेंगे तो क्या है इसमें देखेंगे, तो डाकघर विधेयक 2023 में किस प्रावधान की वजह से ये चर्चा में रहा, ठीक है। तो राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने, हिरासत में लेने का अधिकार होगा, ठीक है। राज्य की सुरक्षा की बात होगी तो अधिकारी आपके किसी भी वस्तु को खोल सकते हैं, खोलकर देख सकते हैं, रोक सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, ठीक है, जो कि पहले नहीं करते थे। राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी को किसी भी वस्तु को खोलने, रोकने, हिरासत में लेने का अधिकार होगा। डाकघर विधेयक 2023 में प्रावधान की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक से भेजे जा रहे सामान, पार्सल को, ठीक है, खोलने खोलने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अब राज्य के हाथ में पावर चलेगा। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में है और वहां से मतलब क्या कहेगा, डाक के माध्यम से एक पेटी शराब बिहार में भेज देगा, क्योंकि बिहार में 47 के तहत शराब प्रतिबंधित है, तो राज्य को अधिकार होगा ना भाई साहब देखे से इसमें क्या है, गलत चीज तो नहीं आ रहा है स्टेट में, ठीक है। ये अधिकारी के पास डाक विभाग से भेजी गई किसी भी वस्तु को खोलने और रोकने के, हिरासत में लेने का अधिकार होगा। किसी कानून के प्रावधान के उल्लंघन की घटना पर यह अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा। नोट, इस मुद्दे पर विपक्ष ने अधिकारियों को इस तरह की खुली छूट, निजता के अधिकार को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया। आर्टिकल्स, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कितना, 21, 20, 19, 18, कौन? 21। इतना अच्छा सा क्वालिटी बनाने के बाद जब आवाज नहीं आती तो फिर दुख होता है, बोला कीजिए, ठीक है। लेकिन संचार मंत्री बिल्कुल सही है, ठीक है, किस सही है, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे खारिज कर दिया। देश की डाक सेवाओं के महानिदेशक को बड़े अधिकार मिलेंगे। अब भारतीय डाक के महानिदेशकों के पास नियम बनाने के साथ, ठीक है, नियम बनाने के साथ साथ सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का भी अधिकार होगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार नियमों को बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सकेगी। सरकार ने इसके फेवर में क्या कहा, तो यह नया कानून इस बात को प्रतिबंधित करता है कि किस तरह से डाकघरों और डाकियों को केवल एक मेल डिलीवरी तंत्र एक सेवा वेतन के संस्थान में बदल दिया गया और डाकघरों को व्यवहारिक रूप से बैंकों में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां पहले 660 डाकघर बंद थे, वही 2014 और 2023 के बीच लगभग 5000 कार्यालय खोले गए और लगभग 5746 नए कार्यालय खोले जाने की प्रक्रिया में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस आज का लास्ट क्वेश्चन,
लोकसभा के महाधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पारित किया। इसमें नया क्या प्रावधान है? तो प्रावधानों में ध्यान में रखेंगे तो इसमें क्या है, अदालत ने दलालों की भूमिका पे रोक लगा दी है। ठीक है, अदालत में दलालों की जो भूमिका जो होती थी उसमें मतलब क्या किया गया है, रोक लगा दिया गया। ठीक है, इस बिल को अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया। लोकसभा ने 4 दिसंबर 2023 को बिल पारित किया। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बिल की मंजूरी मिल गई थी। महाधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 में क्या प्रावधान है? तो प्रत्येक उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश से दलालों की लिस्ट तैयार और पब्लिश कर सकते हैं जो कि किसी भी पेमेंट के बदले कानूनी व्यवसायियों के ग्राहक खरीदते हैं। द हिंदी न्यूज़पेपर के अनुसार कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अदालतों में ऐसे व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान ओम बिरला है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब है। राज्यसभा संसद की ऊपरी सदन अपर हाउस होता है, जो कि लोकसभा संसद की बात करेंगे तो निचली सदन होता है। ठीक है, आज यही पे मतलब क्या रखेंगे, ठीक है, इसको इंट करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल दिक्कत ना हो, कल से यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स बहुत डिटेल्स में नहीं है, ये मिड डिटेल्स में। कौन सा है? मिड डिटेल। सवेरे वाला पढ़ते हैं वो ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, जिसमें बेसिक जीके भी शामिल होता है। रात में जो मैं करंट अफेयर पेड ग्रुप में पढ़ाता हूँ बहुत ज्यादा डिटेल्स में होता है, जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि मंथली करंट अफेयर्स होता है। आप तीनों प्रकार के करंट अफेयर्स आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5 लाख